आप सभी का मेरे YouTube चैनल द अल्टीमेट मल्टीटास्कर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं का अध्याय 4 संसाधन प्रबंधन समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी करते हुए पढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। तो सबसे पहले हम अधिगम उद्देश्य देख लेते हैं, मतलब कि अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव, कि इस पाठ को पढ़ने के बाद में अंत में आप किन किन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य जो हमारा है वो है संसाधन की संकल्पना, कि इस पाठ के अंत में आप संसाधनों की संकल्पना कर पाएंगे। विभिन्न प्रकार के संसाधनों के बारे में आप समझेंगे और उनके बारे में आप चर्चा कर पाएंगे। आप संसाधनों का वर्गीकरण कर पाएंगे और उसकी चर्चा कर पाएंगे। संसाधनों की विशेषताओं के बारे में आप समझ पाएंगे और उसकी चर्चा कर पाएंगे। संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्या होती है ये आप जान पाएंगे और प्रबंधन प्रक्रिया का विश्लेषण आप कर पाएंगे और उस पर चर्चा भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है भूमिका, इंट्रोडक्शन। तो जैसे कि पाठ का नाम है संसाधन प्रबंधन, मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन होते क्या हैं, तभी हम जान पाएंगे कि उसका प्रबंधन कैसे कर पाएंगे। तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वे वस्तुएं, उपकरण तथा व्यक्तिगत शक्तियाँ व रुचियाँ हैं जो लक्ष्य या लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए मध्यस्थ या वाहक का कार्य करती हैं। सरल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो संसाधन क्या है? संसाधन वे होते हैं जिनका हम किसी क्रियाकलाप के दौरान उपयोग करते हैं ताकि अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई व्यक्ति हेयर ड्रेसर है तो वो अपना कार्य करने के लिए कौन कौन से संसाधनों का उपयोग करेगा? तो अगर हम वस्तुओं की बात करें या उपकरण की बात करें या व्यक्तिगत शक्तियाँ या रुचियों की बात करें, तो एक हेयर ड्रेसर के पास सबसे पहले तो रुचि होनी चाहिए। अच्छे हेयर स्टाइल बनाने के लिए, अच्छा हेयर कट करने के लिए, एक अच्छा स्टाइल देने के लिए उसमें व्यक्तिगत शक्तियाँ होनी चाहिए। मतलब बहुत देर तक वो खड़ा रहे, बहुत सारे कस्टमर्स को वो अटेंड कर सके, वो भी अच्छे बिहेवियर के साथ। उपकरण चाहिए होंगे, उसको कुछ वस्तुएं चाहिए होंगी हेयर कट या हेयर स्टाइलिंग के लिए एक हेयर ड्रेसर को। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको अच्छी सीजर्स चाहिए होंगी, उसको अच्छे कोम चाहिए होंगे, मतलब कंघे चाहिए होंगे, ड्रायर चाहिए होगा, हेयर ड्रायर उसको चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी। कुछ ब्रशेस की ज़रूरत होंगी, जैसे हेयर कट करते हैं तो आपके ऊपर हेयर आ जाते हैं फेस वगैरह पर, गर्दन पे, तो उनको हटाने के लिए पाउडर की ज़रूरत होगी। उसको एक कवर की ज़रूरत होगी जिसको वो कवर कर सके बंदे को, ताकि बाल जो कटे हैं वो उस व्यक्ति के कपड़ों पर ना गिरें। तो ये सारी चीज़ों की उसको ज़रूरत होगी। तो उसका लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है एक किसी भी अपने कस्टमर को एक अच्छा हेयर स्टाइल प्रदान करना या एक अच्छा हेयर कट प्रदान करना। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसको जो चीज़ें चाहिए हैं वो हमारे संसाधन हैं। जैसे कि कैंची एक संसाधन हो गया उसका, जो उसका हेयर ड्रायर था वो उसका संसाधन हो गया, उसका जो ब्रश था या उसने जो यूज़ किया था कवर, वो सारे उसके संसाधन थे। इसके साथ साथ उसके खुद की जो रुचि थी कि मेरे को एक अच्छा हेयर कट देना है, एक अच्छा हेयर स्टाइल बनाना है, तो वो, और उसके साथ साथ उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो शक्ति है, व्यक्तिगत शक्ति की, हाँ भाई वो पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक वो खड़े कितने हेयर स्टाइलिंग कर सकता है, कितने कस्टमर को खुश कर सकता है, वो सारे उसकी क्या है, वो सब उसके संसाधन हैं उसके लक्ष्य तक पहुँचने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अब संसाधन क्या होते हैं, कि जब भी हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें हमें चाहिए उसको हम संसाधन कहते हैं। मैं दूसरा एक एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ एक अलग से, ताकि आप समझ पाएँ अच्छे से क्लियरली। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप घर में एक गृहिणी हैं और आप कोई केक बनाना चाहती हैं या कोई सब्ज़ी बनाना चाहती हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही चीज़ पर हम फोकस करते हैं। आपका एग्ज़ाम्पल है केक बनाना, आपका लक्ष्य है आपको केक बनाना है। अब केक बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें क्या हैं? आपका संसाधन।
जैसे आपको मैदा चाहिए होगा, आपको व्हिप क्रीम चाहिए होगी, आपको कोको पाउडर चाहिए हो सकता है, आपको बटर चाहिए हो सकता है, आपको एग्स चाहिए हो सकते हैं, आपको केक बनाने के लिए पाइपिंग बैग चाहिए हो सकता है, जिस टेबल पे केक को रखते हैं और रोटेट करते हैं, आपको वो चाहिए हो सकता है। तो इसके साथ साथ ये तो हो गई आपकी वस्तुएं और उपकरण। इसके साथ साथ आप में इतनी ताकत या इतनी शक्ति होनी चाहिए, कि इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि आप वो काम एक ही दिन में कंप्लीट कर सकें, और आप में वो रुचि होनी चाहिए। केक बनाने की रुचि होगी तभी तो केक बनाएंगे ना। अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं है जिस कार्य में, वो आप क्यों करेंगे? और करना शुरू भी करेंगे तो आप उसको आधे में छोड़ देंगे, वो काम आपका पूरा आप नहीं कर पाएंगे, या बेमन से पूरा करेंगे तो वो बहुत अच्छा काम सामने उभर के नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चों संसाधन क्या होता है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई भी वस्तु जिसका हम कभी भी प्रयोग नहीं करते, उसे हम संसाधन की संज्ञा नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में बहुत सारे कलर्स हैं लेकिन आप उनका उपयोग ही नहीं करते हो, तो वो आपके लिए संसाधन नहीं है। लेकिन एक आर्टिस्ट, एक पेंटर, एक स्टूडेंट जो आर्ट एंड क्राफ्ट का या फिर फाइन आर्ट का स्टूडेंट है, उसके लिए वो जो कलर हैं वो संसाधन है, क्योंकि उसको अपने कार्य करने के लिए, उसके लिए वो जो कलर हैं वो संसाधन है, क्योंकि उसको अपने कार्य करने के लिए वो कलर्स की ज़रूरत पड़ती है और पड़ती रहेगी। तो एक आर्टिस्ट के लिए, एक फाइन आर्ट के स्टूडेंट के लिए, या फिर एक बच्चा जो बहुत इंटरेस्ट लेता हो ड्राइंग में, वो कलरिंग वगैरह करता रहता हो, उसके लिए वो कलर संसाधन है। लेकिन एक व्यक्ति जिसने कलर कभी खरीदे लेकिन उसका कभी इस्तेमाल ही नहीं करा, वो उसके पड़े हुए कभी यूज़ में नहीं आते, तो उस व्यक्ति के लिए वो जो कलर हैं उसके संसाधन नहीं हैं। तो संसाधन वो ही चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसाधनों के प्रकार। अभी हमने पढ़ा कि संसाधन होते हैं, ठीक है। अब संसाधनों के प्रकार क्या हैं? कितने प्रकार के संसाधन होते हैं भाई? तो 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, एक होते हैं मानवीय संसाधन और एक होते हैं गैर मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन वो होते हैं जो व्यक्ति के पास है, किसी व्यक्ति से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, ज्ञान, अभिवृत्ति, कौशल एवं क्षमता, समय, ऊर्जा अथवा शक्ति। गैर मानवीय संसाधन वो हैं जो किसी व्यक्ति से संबंधित नहीं है, किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है, वो अलग हैं, ठीक है। तो जैसे धन, भौतिक वस्तु है, जैसे कार है, टेलीविज़न है, फर्नीचर है, मिक्सी है इत्यादि। मानवीय संसाधन को हम ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि मानवीय संसाधन के अंदर आ रहा है पहला ज्ञान। व्यक्ति को कोई भी कार्य करने के लिए सफलतापूर्वक कोई भी कार्य अगर उसको करना है तो उस विषय के बारे में उसको पूरा ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति को अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तुएं, उपकरण तथा उनमें लगने वाली व्यक्तिगत शक्तियों की जानकारी होना भी आवश्यक है। जानकारी या ज्ञान होने पर ही लक्ष्य को संपूर्ण रूप से प्राप्त करने की योजना बनाई जा सकती है। ज्ञान द्वारा ही विभिन्न विकल्पों का उचित चुनाव किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको ये समझाऊं कि मानवीय साधन में ज्ञान क्यों इंक्लूडेड है, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मानवीय संसाधन क्या होते हैं। तो वे सभी संसाधन जो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी क्षमताओं के अनुसार होते हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के निहित गुण होते हैं, वो मानवीय संसाधन कहलाते हैं। ये जो हमने मानवीय संसाधन पढ़े हैं सबके पास है, लेकिन ये हर बंदे के अकॉर्डिंगली अलग अलग हैं। किसी में मतलब आपकी क्षमताओं के अनुसार हम इसको कैटेगराइज करते हैं। जैसे ज्ञान, कोई बहुत ज्ञानी है, किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो बस किसी को ठीक ठाक नॉलेज है और किसी को तो बहुत कम नॉलेज है, किसी को नॉलेज होती ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल लेकर आपको बताऊं, तो अगर मैं होम साइंस की टीचर हूं और मुझे अगर अपने विषय के बारे में ज्ञान ही नहीं होगा, तो मैं कैसे बाकी अपने स्टूडेंट्स को होम साइंस पढ़ा पाऊँगी, उनको पढ़ा पाऊँगी, उनको समझा पाऊँगी, उनके जो डाउट्स होते हैं उनको मैं क्लियर कैसे कर पाऊँगी, ठीक है।
तो कोई भी विषय के बारे में हमें ज्ञान होना ज़रूरी है, तभी सफलतापूर्वक हम उस विषय से संबंधित कार्य पूरा कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बनना चाहती हूँ केक मेकर, या मैं बनना चाहती हूँ एक डांसर, ठीक है, तो मेरे को जब तक केक मेकिंग के बारे में जानकारी नहीं होगी, केक बनता कैसे है या डांस कैसे करते हैं, क्या क्या फॉर्म्स होती हैं, तब तक ना तो मैं केक बना पाऊँगी और ना ही मैं डांस कर पाऊँगी। तो मैं कुछ भी करना चाहती हूँ तो उस कुछ भी करने के लिए मेरे पास उससे संबंधित ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नॉलेज होगी तो ही आपके पास जब कोई प्रॉब्लम आएगी उस नॉलेज से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड, जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आप उसका सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे, उसके विभिन्न विकल्प आप छांट पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम से मैं निकल पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट है अभिप्रेरण या रुचियाँ, मतलब मोटिवेशन और इंटरेस्ट। हम अपनी रुचियों को संसाधन नहीं मानते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें या समझें तो जो हमारी रुचियाँ हैं वो हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। रुचियाँ हमारी क्षमताओं को प्रभावित करती हैं। विद्यार्थी की यदि किसी विषय में पढ़ने की रुचि हो तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में भी उस विषय में आसानी से अच्छे मार्क्स लेकर पास हो सकता है। यदि किसी गृहिणी को भोजन पकाने में रुचि हो तो वो कम समय में भी अच्छा और पौष्टिक खाना तैयार कर लेगी। लेकिन अगर किसी की रुचि ही नहीं है खाना पकाने में, तो पहली बात तो उसका मन ही नहीं करेगा कुछ बनाने का, क्योंकि रुचि ही नहीं है ना। प्लस अगर उसके साथ ज़बरदस्ती की जाएगी तो जो वो खाना बनाएगी वो टेस्ट में मे भी अच्छा ना हो, या फिर वो लुक वाइज अच्छा ना हो, ठीक है, या फिर वो इतना ध्यान नहीं लगाएगी कि भैया जो मैं खाना बना रही हूँ वो देखने में भी, खाने में भी और पौष्टिक आवश्यकताओं के अकॉर्डिंगली भी वो भरपूर हो, अच्छा हो। ठीक है, तो कोई भी कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस कार्य में रुचि रखते हो, उस कार्य को करने में आप मोटिवेटेड हो, क्योंकि रुचि ना होने पर ज्ञान, समय, शक्ति व क्षमता के होते हुए भी व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारा कौशल, क्षमता और रुझान, मतलब स्किल्स, एबिलिटीज़ और एप्टीट्यूड। परिवार के सभी सदस्यों के जो कौशल हैं, क्षमताएं एवं रुझान भी परिवार का एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ज्ञान, शक्ति तथा समय का अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किस प्रकार उपयोग करता है वो उसकी क्षमताओं व कौशल पर ही निर्भर करता है। योग्यता कार्य संपन्न करने के साथ साथ हमारे आय बढ़ाने में भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सिलाई बुनाई का काम स्वयं करके एक गृहिणी दर्जी को दिए जाने वाले जो पैसे हैं उनको बचा सकती है और अपने घर की जो आय है उसको बढ़ा सकती है। अपनी कलात्मकता का प्रयोग करके वह घर पर ही सजावट का सामान तैयार करके कम खर्च में भी अपने घर को आकर्षक बना सकती है। घर का कोई सदस्य यदि बिजली के उपकरण ठीक कर सके तो वह ऐसा करके भी धन की बचत कर सकता है, क्योंकि जो पैसे आप अदरवाइज़ इलेक्ट्रीशियन को देते अब वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पैसे बच गए हैं। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट वे में आप अपनी कौशलताओं को, अपनी क्षमताओं को, अपने रुझान का उपयोग करते हुए अपने घर की आय को बढ़ा सकते हैं या बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है समय। समय एक बहुत ही अमूल्य संसाधन है जो सभी के पास बराबर मात्रा में उपलब्ध है। मतलब सभी के पास सिर्फ 24 घंटे है ना एक दिन में, ठीक है, परंतु हर व्यक्ति उसे अपने तरीके से व्यतीत करता है। समय एक अत्यंत सीमित साधन है जो एक बार खर्च हो जाने पर दोबारा कभी नहीं मिलता। एक बार आपका समय निकल गया, बीत गया तो बीत गया, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो आपके पास जो 24 घंटे हैं उसको आप किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समय जो है वो एक अमूल्य संसाधन है। एक 24 घंटे में एक व्यक्ति अपने दिन भर के जो भी लक्ष्य सोचता है वो कंप्लीट कर लेता है और
दूसरा व्यक्ति अपने 24 घंटे में सोता रहता है, आराम करता रहता है, दिमाग से सिर्फ सोचता रहता है मुझे ये करना है वो करना है, और दिन के अंत में वो देखता है कि वो सिर्फ सोचता रह गया और कोई काम उसका कार्य पूरा नहीं हो पाया। ज्ञान व शक्ति के अतिरिक्त लक्ष्य प्राप्ति के लिए आवश्यक समय भी हमारे पास होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको केक बनाना है, ठीक है, आप किसी का बर्थडे है और आपको उसके लिए केक बनाना है। आप केक बनाना जानते हैं और आपने सोचा कि मैं ऑर्डर ले लेती हूँ, आपने ऑर्डर ले लिया। अब आपके पास ज्ञान भी है और शक्ति भी है, आपको पता है कि केक बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं। एग्जाम्पल, कम सामान है या कोई सामान नहीं है तो कौन कौन से ऑल्टरनेटिव द्वारा आप अपना केक बना के तैयार कर सकते हैं। आपके पास शक्ति भी है कि भाई उस केक को बनाने के लिए आपको पता है मेरे पास ये एनर्जी है कि मैं 2 या 3 घंटे में अपना पूरा केक तैयार कर सकती हूँ। बट अगर आपके पास वो 2 या 3 घंटे ही ना हो तो आप केक कैसे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। तो समय बहुत ज़रूरी है। आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास शक्ति भी है, आपके पास बाकी चीज़ें भी हैं, आपके पास रुचि भी है, आपके पास कौशल भी है, लेकिन इन सब के होते हुए भी अगर समय नहीं है तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये एक ऐसा संसाधन है जिसको हमें ध्यान से उपयोग करना है। समय पर 3 आयामों की दृष्टि से विचार किया जाता है: कार्य का समय, कार्य ना करने का समय और विश्राम और खाली समय। व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय को 3 आयामों के बीच संतुलित करना आना चाहिए। जब व्यक्ति इन तीनों आयामों को संतुलित करना सीख जाता है तो इससे उसको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने, भावनात्मक रूप से दृढ़ रहने और भौतिक रूप से सतर्क रहने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है ऊर्जा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए केवल ज्ञान का ही होना पर्याप्त नहीं है। विभिन्न कार्य को पूरा करने के लिए शारीरिक तथा मानसिक श्रम भी करना पड़ता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आराम करते समय भी हमारे शरीर को अपनी आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए ही होती है। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके अभाव में हम ज्ञान का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठा सकते। ऊर्जा के उचित उपयोग के लिए यह आवश्यक है कि दैनिक कार्य को उचित व्यवस्था द्वारा कुशलता से किया जाए, जिनसे थकावट ना हो और ऊर्जा भी व्यर्थ ना जाए। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आपके पास बाकी सारे संसाधन हैं, समय भी है, लेकिन उस कार्य को करने के लिए शारीरिक या मानसिक शक्ति ही नहीं है तो भी आप उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एग्ज़ाम है, आपका टेस्ट है, ठीक है, आपके पास जो चीज़ें आपको चाहिए, समय भी है, पूरा दिन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका कल टेस्ट है, आपके पास आज का पूरा दिन है, आपके पास सारे बाकी चीज़ें हैं, आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास रुचि भी है, आपके पास रुझान भी है, आपके पास बट शक्ति नहीं है उस कार्य, ऊर्जा नहीं है उस कार्य को करने के लिए। आप मानसिक और शारीरिक रूप से थके हुए हैं, आप बीमार हैं, आपके अंदर शारीरिक शक्ति का अभाव है, तो आप का ज्ञान भी आपका साथ नहीं दे पाता, समय भी आपका साथ नहीं दे पाएगा उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। आप टेस्ट की तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीमारी में आप थके होते हैं, मेंटली और फिज़िकली भी आपका ध्यान नहीं लगता, आप चिड़चिड़े भी हो रखे होते हैं। तो आप चाहते हुए भी, आपके पास बाकी सारे संसाधन होते हुए भी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, आप पढ़ाई अच्छे से टेस्ट नहीं कर पाएंगे और हो सकता है आप अगले दिन टेस्ट के लिए जा ही ना पाएँ स्कूल, राइट। तो ये जितने भी मानवीय हमने संसाधन पढ़े हैं, हर एक संसाधन अपने में एक इम्पॉर्टेंट संसाधन है। किसी एक संसाधन को भी अगर हम हटा देते हैं या उसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, या जिस प्रकार आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी थी उस प्रकार आप नहीं कर पाएंगे और आपको अंत में संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। अब बढ़ते हैं हम अपने गैर मानवीय संसाधनों की तरफ। तो भौतिक संसाधन, गैर मानवीय संसाधन इज इक्वल्स टू भौतिक संसाधन, ऐसे संसाधन जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है।
जो इंसान के भीतर उपस्थित नहीं है या जो उसकी क्षमताओं के अनुसार या उसके निहित गुणों के अनुसार नहीं है। तो भौतिक संसाधन क्या है? भौतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन्हें मानवीय संसाधनों की सहायता से क्रय किया जा सकता है। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भौतिक संसाधन मानवीय संसाधनों की सहायता करते हैं। पहला है आपका जो भौतिक साधन है वो है धन। धन का भौतिक संसाधनों में सबसे ऊंचा स्थान है। भौतिक वस्तुओं के क्रय के लिए धन आवश्यक है। भौतिक वस्तुएं जैसे कोई भी सामान आपको खरीदना, फॉर एग्जांपल आपको केक बनाना है, आपके पास ज्ञान है, रुचि है, कौशल है, समय है, ऊर्जा है, बट अगर आपके पास धन नहीं है सामान खरीदने के लिए, तो सारे मानवीय संसाधन के होते हुए भी आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। आप केक नहीं बना पाएंगे क्योंकि मैदा ही नहीं है, अंडा ही नहीं है, बटर ही नहीं है, आपके पास केक बनाने के उपकरण ही अगर मौजूद नहीं होंगे तो आप केक कैसे बनाएंगे, राइट? तो धन एक सीमित बहुउपयोगी संसाधन है। धन के अभाव में वस्तुओं का क्रय कठिन हो जाता है, इसलिए धन को समझदारी से और सूझबूझ के साथ ही हमें खर्च करना चाहिए। जो हमें वेतन मिलता है, जो हमें बोनस मिलता है या जो ब्याज हमें मिलता है, वो धन के ही विभिन्न रूप हैं। नेक्स्ट है हमारी भौतिक वस्तुएं। भौतिक संसाधन में एक हमारा धन है और दूसरा हमारा भौतिक वस्तुएं हैं, मतलब मटेरियल गुड्स। भौतिक वस्तुएं उस सारे सामान को हम कहते हैं जिनका उपयोग लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ये सामान हो सकता है कुर्सी, मेज, कार, बर्तन, वस्त्र, टीवी, फ्रिज आदि, कुछ भी हो सकता है। ये वस्तुएं जो हैं ये हम धन से खरीदते हैं। इन संसाधनों की आवश्यकता विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पार्टी में जाना है तो उसके लिए आपको अच्छे वस्त्र चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है कि आपको कोई टीवी शो देखना है तो या न्यूज़ देखने हैं, आपको जानना है कि पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है, तो उसके लिए आपको एक टीवी चाहिए। अगर टीवी नहीं होगा तो आप न्यूज़ नहीं देख पाएंगे। जैसे आप देखना चाहते हैं या कोई अपना डांस प्रोग्राम आता है जो पर्टिकुलर किसी चैनल पर ही आता है, और टीवी नहीं होगा तो आप वो डांस प्रोग्राम अपना नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत तथा सांझे संसाधन। संसाधन चाहे जो भी हो, अर्थात मानवीय हो या गैर मानवीय हो, वे निम्न में से किसी एक प्रकार के होते हैं। या तो वो व्यक्तिगत संसाधन होते हैं या फिर वो सांझे संसाधन होते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत संसाधनों का तात्पर्य उन संसाधनों से है जो किसी व्यक्ति के पास उसके निजी उपयोग के लिए ही उपलब्ध होते हैं। ये मानवीय या गैर मानवीय संसाधन हो सकते हैं। किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत कौशल, ज्ञान, समय, स्कूल बैग, उसके कपड़े व्यक्तिगत संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। साझे संसाधन मतलब शेयर्ड रिसोर्सेज। साझे संसाधनों का तात्पर्य उन संसाधनों से है जो किसी समुदाय, समाज, प्रदेश, देश अथवा विश्व के सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होते हैं। साझे संसाधन प्राकृतिक तथा समुदाय आधारित हो सकते हैं। प्राकृतिक अथवा सामुदायिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य उन संसाधनों से है जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा सभी के उपयोग के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे जल है, पहाड़ है, वायु है। पर्यावरण की सुरक्षा हेतु इनका विवेकपूर्ण उपयोग ज़रूरी है। ये जो भी जल है, नदियों का जल है, जो पहाड़ है, जो हवा है, ये हमारे सांझे संसाधन हैं जिनको हम शेयर करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ किसी एक व्यक्ति का ही है या जल किसी एक व्यक्ति के नाम पर स्टोर्ड है या वायु किसी एक व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी है। नहीं, ये ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा हमें उपलब्ध होते हैं और इसको सब ही प्रयोग में लाते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन।
सामुदायिक संसाधन समुदाय अथवा सरकार द्वारा प्रदान की गई वे वस्तुएं होती हैं जो सभी नागरिकों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। सामुदायिक सुविधाएं मानवीय तथा गैर मानवीय हो सकती हैं तथा इनके लिए अलग से धन हमें व्यय नहीं करना पड़ता। जैसे कि अगर आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर की फ़ीस हमें नहीं देनी पड़ती। स्कूल, बाज़ार, पानी, बिजली, सड़कें, सरकारी या सामुदायिक अस्पताल, पुस्तकालय, पार्क आदि ये सारे क्या हैं? आपके सामुदायिक संसाधन हैं। तो विभिन्न प्रकार की सामुदायिक सुविधाएं किसी भी प्रकार या व्यक्ति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इन संसाधनों के इष्टतम उपयोग का प्रयास करना चाहिए तथा इसके रखरखाव के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। तो सामुदायिक संसाधन हमें समझ में आ गए हैं कि जो भी हमारे ऐसे संसाधन जो पूरे समुदाय के, पूरी सोसाइटी के लिए हैं या फिर गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं नागरिकों के लिए, जो जिस देश में जो लोग रहते हैं उस देश के नागरिकों के लिए वो उपलब्ध कराई गई हैं कि उनको सभी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पार्क बनाया है तो कोई एक व्यक्ति ही उस पार्क में जा सकता है, तो वो जो पार्क बनाया होगा वो पार्क सभी के लिए ओपन रहता है। सरकारी अस्पताल सभी के लिए ओपन है। सभी सरकारी अस्पताल की जो सुविधाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। ऐसे जो बिजली है, ये नहीं है कि सिर्फ अमीरों के घर में बिजली जाएगी, गरीबों के घर में नहीं जाएगी। बिजली भी सबके लिए है, सड़कें भी सबके लिए हैं, सभी उस पर सड़कों पर वाहन चलाएंगे। तो ये ऐसे चीज़ें हैं जो समुदाय द्वारा हमें मिली है या सरकार द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई हैं। नेक्स्ट है संसाधनों की विशेषताएं। तो पहले हम देख लेते हैं कि संसाधनों की विशेषता होती कौन कौन सी हैं। पहली है उपयोगिता, दूसरी है सुलभता या उपलब्धता, तीसरी है विनिमयता और चौथा है प्रबंधनीय। तो एक एक करके हम इसको समझ लेते हैं। पहला है उपयोगिता। किसी संसाधन की उपयोगिता उसकी सबसे बड़ी विशेषता है, महत्वपूर्ण विशेषता है। संसाधनों की उपयोगिता से हमारा मतलब क्या है कि कोई संसाधन किसी लक्ष्य प्राप्ति में कितना महत्वपूर्ण या उपयोगी होता है। हालांकि संसाधन की उपयोगिता लक्ष्य और परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है कि हमारा लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य की प्राप्ति में कौन कौन सी समस्याएं सामने आई, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस से हमें गुजरना पड़ा। ठीक है, जैसे कि किसी शहरी व्यक्ति के लिए गाय का गोबर किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं माना जाता, जबकि वही गोबर अगर हम गांव में रहने वाले लोगों की बात करें तो वहाँ के लोगों के लिए वो ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और वहीं पर वो गाय का गोबर खाद बनाने के लिए भी प्रयोग में कर लाते हैं। ठीक है, अर्थात हर संसाधन की अपनी एक उपयोगिता होती है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो सभी संसाधन या सभी साधन किसी न किसी विशेष परिस्थिति में उपयोगी होते हैं। वे कभी किसी विशेष परिस्थिति में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो साधन किसी एक व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं वे दूसरे व्यक्ति के लिए या पर्टिकुलर किसी परिस्थिति में उपयोगी ना भी हों, परंतु हर साधन का कभी ना कभी कोई ना कोई उपयोग ज़रूर होता है। कोई भी साधन किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कितना उपयोगी है यह उस परिवार की आवश्यकताओं पर, समस्याओं पर तथा ज्ञान पर निर्भर करता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में घुंघरू पड़े हैं। ठीक है, अगर आप उन घुंघरुओं को यूज़ नहीं कर रहे तो वो घुंघरू आपके लिए कोई उपयोगी संसाधन नहीं है। वहीं पर अगर कोई कथक डांसर है, भरतनाट्यम डांसर है, तो उसके लिए वो जो घुंघरू है वो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होगा। क्यों? क्योंकि उस डांसर के लिए, उस कथक डांसर के लिए उस घुंघरू की उपयोगिता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी वो नृत्य करने जाएगी, चाहे वो नृत्य करने की प्रैक्टिस करे, कथक की प्रैक्टिस करने जा रही है या कथक का शो करने जाएगी, तो उसके लिए बिना घुंघरू के वो प्रैक्टिस करना या फिर डांस परफॉर्मेंस देना अधूरा होगा या वो करेगी नहीं। तो एक डांसर के लिए घुंघरू की उपयोगिता बहुत ही ज़्यादा है।
तो एक नॉन डांसर के लिए उस घुंघरू की उपयोगिता है ही नहीं, ठीक है। लेकिन जो नॉन डांसर है उसके घर में घुंघरू है, वो उसको यूज़ नहीं करती, तो उसके लिए वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी कोई उपयोगिता उसके लिए है नहीं। बट किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में उस नॉन डांसर के लिए भी, जो कथक डांसर नहीं है, जो डांस ही नहीं करती है, एक किसी पर्टिकुलर परिस्थिति में वो घुंघरू उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसका ही कोई बेबी है, उसकी कोई डॉटर है, या उसके कोई रिलेटिव हैं, या वो खुद ही चाहती है कि मैं कथक सीखूं, और वो कथक क्लास के इंफॉर्मेशन लेने गई और उसको पता है कि कथक डांस के लिए आपको घुंघरू चाहिए। अभी तक तो उसके घर में पड़े थे, उसके लिए वो बिल्कुल उपयोगी नहीं थे, लेकिन जब उसे पता चला कि हाँ भाई उसको कथक डांस सीखना चाहती है वो, और क्लास अटेंड करने के लिए घुंघरू बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस परिस्थिति में उस नॉन डांसर के लिए भी घुंघरू बहुत ही उपयोगी साधन हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये अभी मैंने आपको बताया था कि एक साधन किसी एक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, तो वही पर्टिकुलर साधन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं हो सकता, लेकिन हर साधन का कभी ना कभी कोई ना कोई उपयोग अवश्य होता है, और कोई भी साधन किसी व्यक्ति या परिवार के लिए कितना उपयोगी होगा वो डिपेंड करेगा कि उस परिवार की आवश्यकता क्या है, उस परिवार को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उसके सामने आ रही हैं, उनका सॉल्यूशन के लिए उसको वो संसाधन कितना इम्पोर्टेंट है, या उस व्यक्ति के लिए परिवार के जो ज्ञान है उस पर निर्भर करेगा कि उस संसाधन की उसके जीवन में क्या उपयोगिता है। नेक्स्ट है सुलभता या उपलब्धता। बहुत से संसाधन हैं जो अन्य संसाधनों की अपेक्षा काफ़ी आसानी से हमें उपलब्ध हो जाते हैं। अगर मैं उदाहरण से आपको समझाऊं तो सूर्य की रोशनी ईंधन की अपेक्षा आसानी से उपलब्ध होती है। वही कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में संसाधन अधिक सरलता से उपयोग हो जाते हैं। जैसे जो अमीर लोग होते हैं उनको सारे संसाधन गरीब लोगों की अपेक्षा आसानी से उपलब्ध हैं। कोई भी संसाधन की बात करें तो अमीर लोग खरीद सकते हैं, लेकिन हर संसाधन एक गरीब इंसान नहीं खरीद सकता, राइट। इसके अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता समय के अनुरूप भी बदल जाती है। जैसे बारिश के मौसम में जल सूखे मौसम की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। और अगर हम एग्जाम्पल इसका लें तो जो सर्दियों की सब्जियां हैं वो गर्मियों में आसानी से उपलब्ध नहीं होती, और जो गर्मियों की सब्जियां हैं वो सर्दियों में आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि संसाधनों की सुलभता या उपलब्धता प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार समय और परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। उदाहरण के लिए प्रत्येक परिवार में धन रूपी संसाधन अलग अलग मात्रा में उपलब्ध होता है, अर्थात किसी के पास आवश्यकता से अधिक धन है, किसी के पास आवश्यकता के अनुरूप है, तो किसी के पास आवश्यकता से कम धन उपलब्ध है। नेक्स्ट है विनिमयता, मतलब इंटरचेंजेबिलिटी। लगभग सभी संसाधनों के विकल्प होते हैं। यदि किसी परिस्थिति में एक संसाधन कम मात्रा में उपलब्ध हो या बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं होता, तो उसके स्थान पर दूसरे संसाधनों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है, मतलब उसके जगह पर दूसरे संसाधन उसकी जगह ले सकते हैं। जैसे यदि किसी बच्चे की स्कूल बस छूट जाती है तो उसे उपलब्ध दूसरे संसाधनों जैसे कार, स्कूटर, साइकिल या ऑटो इत्यादि द्वारा स्कूल तक छोड़ा जा सकता है। अतः एक ही कार्य कई संसाधनों द्वारा भी किया जा सकता है। उसी प्रकार यदि किसी विद्यार्थी को पाठ समझ में ना आए तो उसे पढ़ाई में सहायता की आवश्यकता होती है। वह क्या कर सकता है? वह अतिरिक्त पाठ्य सामग्री खरीद लेगा और फिर उससे पढ़ेगा, या फिर वो ट्यूशन लगवा लेगा, या फिर वो अपने किसी साथी की सहायता लेगा उस पाठ को समझने के लिए। प्रथम दोनों विकल्पों के लिए उसे अतिरिक्त ध्यान व्यय करना पड़ेगा, लेकिन तीसरे विकल्प जहाँ पर वो अपने साथी की मदद लेगा उस पाठ को समझने के लिए, वहाँ उसको धन व्यय नहीं करना पड़ेगा, उसे अपने साथी के ज्ञान व कुशलता का उपयोग करना होगा। नेक्स्ट है प्रबंधनीय, मतलब मैनेजेबल। सभी संसाधनों का प्रबंधन योग्य होना भी उनकी प्रमुख विशेषता है। लगभग सभी संसाधन सीमित होते हैं, हमें पता है,
इसलिए उनका उचित एवं प्रभावी प्रबंधन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम उनको मैक्सिमम और अच्छे तरीके से उपयोग में ला सकें। सभी संसाधन का उपयोग इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि हमें न्यूनतम संसाधनों के उपयोग से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। जैसे रोज़ थोड़े से कपड़े धोने की अपेक्षा यदि 3-4 दिन बाद एक साथ सारे कपड़े धोए जाएं तो उससे आपकी शक्ति भी बचेगी, समय भी बचेगा, जल भी बचेगा और साबुन भी आपका कम यूज़ होगा। तो इस तरीके से हम अपने संसाधनों की बचत कर सकते हैं। तो जो हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं हमें देखना है कि कैसे हम उनको मैनेज करें इस तरीके से कि अगर संसाधन कम भी हैं तो भी उनका हम मैक्सिमम बेनिफिट या प्रॉफिट जो है वो ले सकें। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है और इस अध्याय 4 का जो भाग अभी रह गया है उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक आप इस चैप्टर को पढ़ लें, समझ लें। आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक आप सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।